जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिषविद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है बुध का राशि परिवर्तन। बुध 2 नवंबर को अपनी राशि कन्या, अपनी उच्च राशि कन्या, स्वग्रही राशि कन्या को छोड़कर अपने मित्र तुला में चले जाएंगे। वहां सूर्य पहले से ही हैं, मंगल भी हैं और इन तीनों के ऊपर शनि की अपनी उच्च दृष्टि 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। इन सब का हर लग्न पर क्या प्रभाव होगा, इसी विषय में ये वीडियो है। गोचर को देखने का ढंग थोड़ा अलग है और जब आप उसे देखते हैं या देखते होंगे तो उसे सीधा अपनी कुंडली पर लागू करते हैं या कर लेते होंगे। गोचर एक जैसा सबके लिए होता है पर उसका वही प्रभाव सब पर एक जैसा नहीं हो सकता। आपकी जन्म कुंडली में बनने जो बुध हैं वो कैसी स्थिति में बैठे हैं, इस हिसाब से उसकी सामर्थ्य तय होती है। उस सामर्थ्य के हिसाब से ही गोचर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। ये बात मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूं, जिससे ये बात समझना आसान हो कि जब तक आप अपनी जन्म कुंडली के बुध को ठीक से नहीं समझेंगे, गोचर पे बनाए हुए इस वीडियो को समझने का कोई अर्थ नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरी है। बुध को के संबंध में अगर आप अपनी कुंडली का आकलन खुद करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं। एक मोटा मोटा आकलन जरूर आप कर पाएंगे। उसका नंबर स्क्रीन पे लिखा है, आप चाह के उसे देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। ये हुई एक बात। यहां बुध मित्र की राशि में जा रहे हैं। बुध की अपनी सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं, और वो लग्न में दिग्बली होते हैं। चौथे और 10वें घर में वो भाव कारक होते हैं। ये उनकी एक पोजीशन हो जाती है। आमतौर पर सूर्य के आसपास रहते हैं, 27 डिग्री आगे पीछे से ज्यादा जाते नहीं हैं और बहुधा अस्त भी रहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सूर्य के आसपास रहते हैं। इसीलिए ईमानदारी से ज्योतिष में बुध को अस्त होने से एग्जाम्प्ट रखा गया है। उसको काउंट नहीं किया जाता अस्त। वो अस्त का प्रभाव नहीं देता कभी भी, वो उदय रहता है। या होता है अस्त, पर उसका प्रभाव उतना आता ही नहीं कभी। अब ये सारी चर्चा मैं लग्न के आधार पर कर रहा हूं। आपको इस सारी बातचीत को अपनी लग्न राशि से देखना है, ना कि चंद्र राशि से। आप चाहें तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वैसे देखने का नियम नहीं है, पर फिर भी लग्न राशि से देखा जाना ही ज्यादा सही और उचित तरीका है। ऐसा मेरा मत है। मैं गलत हो सकता हूं, पर अपना विचार रखने का मुझे अधिकार है। नए तरीके से थोड़ी सी कोशिश करूंगा। साधारण शब्दों का प्रयोग जैसा मैं करता हूं तो करूंगा ही, फिर भी जो गोचर में कुछ योग बन रहे हैं, उन योगों की भी मैं चर्चा इस बार करता चलूंगा, जिससे कुछ और अधिक एक बोर वीडियो के बजाय कुछ नया सीखने, नया तालमेल देखने का भी मजा आ जाए। मेष लगन में देखिए तो बुध जो है तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। दोनों ही जब हम तीसरे में देखते हैं तो त्रिषट आए, 3, 6, 11 के स्वामी होने के कारण वो शुभ नहीं है, और छठे के हिसाब से गिने तो त्रिक 6, 8, 12 के हिसाब से वो शुभ नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में वो यहाँ पे कारक नहीं है, यानी मेष लगन के लिए बुध एक अकारक ग्रह है। लेकिन साधारण तरीके से देखें, तीसरा घर मतलब हमारे प्रयास, हमारी कोशिश भी है, अष्टम से अष्टम भी है, इसलिए खराब है, पर हमारे प्रयास भी देखते हैं, हम भाइयों का सुख भी देखते हैं, हम की हुई मेहनत के रिजल्ट मिलने की उम्मीदें भी देखते हैं। उस लिहाज से इसका प्लेसमेंट मित्र की राशि में सप्तम भाव में बुरा नहीं है। लेकिन छठे का स्वामी होने के कारण अभी स्थिति खराब हो जाती है। इसे यहां पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहां होगा तो कुछ ना कुछ वैवाहिक जीवन में कुछ खींचतान, कुछ बहस, कुछ दिखाई देगा। और यहाँ एक खास बात यह है कि कुछ योग बन रहे हैं, है ना, उन योगों की भी चर्चा करते हैं, उसका भी एक अलग सुख है। पहला योग क्या है? 5वें और छठे भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो परस्पर, या एक ही राशि में बैठेंगे तो एक दूसरे से केंद्र में हो जाएंगे। तो ये योग बनता है जिसका नाम है शंख योग। अब 5वां क्या है इस मेष में? सूर्य। छठा क्या है? बुध। सूर्य बुध दोनों ही एक साथ बैठे हैं, तो ये योग बना। अच्छा योग है, संतान के हिसाब से भी अच्छा है, ज्ञान के हिसाब से भी अच्छा है,
प्राप्ति के हिसाब से भी अच्छा है, धन योग भी है। तो इसका फायदा आपकी रोजमर्रा की आमदनी, जीवन, इन सब चीजों पे देखने में आएगा। एक बहुत सुंदर योग बन गया। इसके अलावा कोई भी और शुभ योग बुध के कारण यहां पर नहीं बन रहा है। लमसम मेष लगन वालों के लिए ये गोचर बहुत बुरा नहीं है, नुकसान नहीं है, पर बहुत फायदेमंद भी नहीं है। एक एवरेज सिचुएशन यहां पर ये मेंटेन कर रहा है। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन की स्थिति पे ध्यान देंगे तो धन का स्वामी है दूसरे भाव का और पंचम भाव का स्वामी है। क्योंकि वो पंचम भाव का स्वामी है इसलिए वो शुभ हो गया, कारक हो गया, अच्छा हो गया, शुभ फल देने वाला यहां पर हो गया और बैठता है छठे घर में। अब ये एक खराब स्थिति है कि भाव का स्वामी ही अगर छठे में जाएगा तो उन भावों का नाश करेगा, ये एक नियम है। यहां 2-3 योग बनते हैं, उन योगों की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला योग क्या है। पहला योग है जब चौथे और पांचवें भाव के स्वामी एक साथ हों। चौथा भाव कौन सा है यहाँ पे, सूर्य, पांचवा बुध, कन्या राशि। तो सूर्य बुध दोनों अगर एक साथ हों तो इसे केंद्र त्रिकोण योग कहते हैं। योग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण योग पूरा बन गया, लेकिन उसका प्लेसमेंट छठे घर में है, इसलिए उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा, उल्टा कुछ नुकसान होगा। तो ये योग बना तो सही पर ये लाभदायक नहीं है। ये योग बनना चाहिए था केंद्र में या त्रिकोण में, तो अधिक लाभ देता। एक और योग की बात करते हैं, वो है जब पांचवें और सातवें भाव के स्वामी आपस में जुड़े। अब पांचवा भाव क्या है कुंडली के अंदर, वो है केंद्र। सातवां भाव, अब पांचवा हमारा त्रिकोण, सातवां भाव और हमारा केंद्र, वो कौन से हुए, मंगल और बुध। अब ये दोनों भी एक साथ हैं, तो ये 2 केंद्र त्रिकोण योग यहां पर बन गए। लेकिन क्योंकि छठे घर में बने इसलिए ऑन दी होल इसके रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। एक और योग है, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि इसे कहते हैं निह स्व योग, कुछ भी नहीं योग, मतलब कुछ नहीं प्राप्त होगा आपको स्वयं का। जो धन भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी है, अगर वो छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चला जाए, 6, 8, 12 में, त्रिक में, तो ये योग बनता है। इसे दरिद्र योग भी समझ सकते हैं, धन की हानि योग भी समझ सकते हैं, पैतृक संपदा का सुख नहीं मिलना, अपने कुटुंब के साथ तालमेल नहीं हो पाना, ये दिक्कतें इसमें देखने में आ सकती हैं। हमारे कुंडली में इसमें क्या हो रहा है, जो बुध हैं वो कहां पर आ गए, छठे घर में बैठते हैं, तो पूरी तरीके से ये निह स्व योग यहां पे लागू हो जाता है। एक और योग यहां पर है, उसका नाम है पामर योग। ये योग कैसा है कि पंचम भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाए तो इस योग का निर्माण होता है। अब पंचम भाव का स्वामी है बुध, जो चला गया छठे घर में, तो एक बुध के छठे में बैठने से जो 4 योग बने, चारों का ही यहां पर लाभ नहीं मिला। केंद्र त्रिकोण जो दोनों बने खराब घर में बैठने के कारण प्रभावी नहीं होंगे, और 2 योग, निह स्व योग और पामर योग निश्चित रूप से खराब है। पंचम भाव हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, सही मौके पे सही फैसले लेने का भी है, और निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, संतान का तो है ही। तो धन के हिसाब से, बोली के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, कुटुंब के सहयोग के हिसाब से, सही मौके पे डिसीजन लेने के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, संतान के सुख के हिसाब से वृषभ के लिए यहाँ पे कोई भी अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से ये गोचर वृषभ वालों के लिए बहुत शुभ नहीं है। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन पे ध्यान दीजिए, तो लगन के ही स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं, 2 केंद्रों के स्वामी होकर के, और वो कहां पर बैठे हैं, 2 केंद्रों के स्वामी होके 5वें भाव में। तो कुछ हद तक केंद्र त्रिकोण को इसने जोड़ दिया। एक तो चलो यही बात हो जाती है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इसमें भी शंख योग का निर्माण हो रहा है। अब शंख योग का निर्माण कैसे होता है कि जब लग्न का स्वामी और दशम भाव का स्वामी दोनों, लग्न का स्वामी और दशम भाव का स्वामी दोनों चर राशि में हो। अब यहां पर ये दोनों चर राशि में कैसे हैं कि लग्न का स्वामी क्या है, बुध, तुला राशि में है, चर राशि। दशम भाव मीन बैठे हैं गुरु मकर में, वो भी चर राशि। तो जब ये दोनों चर राशि में होते हैं तो ये एक सुंदर योग का निर्माण करते हैं, और उस सुंदर योग का नाम है शंख योग। ये मंत्री पद दिलाने, ग्राम प्रमुख, इस तरीके के बड़े बड़े राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान देने की चर्चा करता है। तो उस लिहाज में ये बहुत अच्छा योग हो गया। शंख योग का पूरा तरह निर्माण हुआ। इसमें अगर लगन भी मजबूत हो तो और अच्छी बात होती है। यहाँ पे हमारी लगन कमजोर नहीं है। मिथुन जो लगन का स्वामी पंचम भाव में बैठा, वो बिल्कुल सही स्थिति में बैठा है। एक और योग का निर्माण हो रहा है, वो है काहल योग। काहल योग में भी लगन बढ़िया होनी चाहिए, लगन मजबूत होनी चाहिए पहले,
और चौथे और नौवें भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो। चौथा घर क्या है? बुध। नौवां घर क्या है? शनि। यहां पर बुध और शनि दोनों एक दूसरे से परस्पर केंद्र में हैं। बुध से शनि चौथे, शनि से बुध दशम भाव, और लग्नेश की स्थिति यहां पे बलवान है। तो ये काहल योग भी बहुत अच्छा धन देने वाला, सम्मान देने वाला, प्रतिष्ठा देने वाला योग है। तो मिथुन के लिए जो 2 योगों का निर्माण हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं इन योगों के नाम भी लिखता हो जा रहा हूं जिससे आपके लिए उसे समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो निश्चित रूप से ये गोचर मिथुन लगन वालों के लिए बहुत शुभ होना चाहिए। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन की स्थिति यह है कि बुध यहां पर 2 भावों के स्वामी हैं, और वो भाव कौन कौन से हैं? वो है 12वां भाव और आपका 3रा भाव। दोनों खराब हैं। 12वें भाव से वो त्रिकेश हो गए, 3 6 मतलब 6 8 12 के हिसाब से, और 3रे भाव से वो हो गए त्रिषडाय, यानी 3रे 6ठे और 11वें। दोनों में अच्छे नहीं है। इसका मतलब कर्क लगन के लिए वो बहुत कारक नहीं है, शुभ नहीं है, अच्छी स्थिति को मेंटेन नहीं करते और बैठते हैं चौथे भाव में। तो चौथे भाव को भी कुछ हद तक खराब ही करेंगे, ज्यादा अच्छा यहाँ पे वो नहीं करने वाले हैं। कोई बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर वो नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन ठीक है चलिए। एक योग का यहाँ पे निर्माण बुध के कारण होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसका नाम भी है दरिद्र योग। कुंडली में 3रे भाव के और 10वें भाव के स्वामी की युति हो, और वो भी अच्छे घर में, जैसे केंद्र में चली जाए, तो ये युति दरिद्र योग बनाती है। यानी हमें हमारे कर्मों का, एफर्ट्स का, प्रयास का लाभ नहीं होने देती। फिर से समझिए कैसे बना कि बुध और मंगल दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बुध 3रे घर के स्वामी हैं और मंगल दशम भाव के स्वामी है। तो कर्क लगन के लिए भी ये गोचर कोई बहुत लाभदायक होता हुआ नहीं दिख रहा है, और जो एकमात्र योग बुध के कारण बन रहा है उसका नाम है दरिद्र योग। दरिद्र योग बहुत अधिक शुभ फल देने वाला नहीं है। यहां तक एक बात समझ में आ गई। अब एक बात और है कि फिर भी वो केंद्र में बैठता है। कुछ भी है, माता जी पर, दिल पर थोड़ा सा दबाव डालेगा, ये एक और नुकसान देखने में आ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, अनईजी फील कर सकते हैं। भाइयों के साथ जितने सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं मिल रहा है, ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो मेरे मत से, मेरी समझ से कर्क लगन वालों के लिए भी ये गोचर बहुत अधिक लाभदायक नहीं होने वाला है। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन की स्थिति पे ध्यान दीजिए। तो 2रे और 11वें भाव के स्वामी हैं। लगन के मित्र हैं, बैठे हैं 3रे घर में। यहां पर कोई डायरेक्टली ऐसा एक भी योग नहीं बन रहा है जिसमें बुध सीधे सीधे इन्वॉल्व हो जाए। पर एक तरीके से देखें, कुंडली का 2रा घर होता है धन भाव। धन भाव को भाव से भाव गिने तो 2रे से 2रा गिने तो 3रा भाव आ जाएगा, और वहीं पर बुध बैठे हैं। इस लिहाज से जो बुध धन भाव के स्वामी हैं वो भाव से भाव में बैठे हैं, तो लमसम ये एक स्थिति फेवरेबल हो जाती है। तो इस लिहाज से उन्हें थोड़ा बहुत आर्थिक स्थितियां, धन की स्थितियां, पैसा कमाने की स्थितियां, परिवार से थोड़ा बहुत सहयोग मिलने की स्थितियां देखने में आ सकती हैं। इसके अधिक यहाँ पर कुछ बहुत अधिक लाभ नहीं। तो सिंह लगन वालों के लिए ये गोचर एक एवरेज सिचुएशंस मेंटेन करेगा, किसी बड़े योग का यहाँ पे निर्माण नहीं हो रहा है। कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन में लगन के ही स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं। शंख योग का निर्माण हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है कि जब लग्न का स्वामी और दशम भाव का स्वामी दोनों ही एक साथ चर राशियों में हो तो शंख योग का निर्माण होता है। इसमें लगन का बलवान होना भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा लग्नेश यहाँ पर बहुत मजबूत नहीं है, इस पर शंख योग का निर्माण हो रहा है, शत्रु राशि में भी नहीं है एटलीस्ट। तो ये एक एवरेज योग है जो एकमात्र योग बना, दोनों केंद्रों का स्वामी है, इसलिए उस पर केंद्र अधिपति दोष भी लगता है जो उसकी शुभता को कुछ कम कर देता है। तो कन्या लगन के लिए 2रे भाव में जाना, लग्नेश का 2रे भाव में जाना कोई बहुत अधिक लाभदायक स्थिति नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत अधिक लाभ नहीं है, और 12वें घर का स्वामी उसके साथ में बैठा है। इस लिहाज में कन्या लगन के लिए गोचर एक एवरेज सिचुएशन मेंटेन करेगा। थोड़ा बहुत फायदा जरूर हो सकता है, नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन फायदा भी बहुत अच्छा मेरे मत से नहीं हो रहा है। बारी आ जाती है तुला लगन की। अब तुला लगन पे ध्यान देंगे तो इसका प्लेसमेंट ही लगन में है, और साथ में मंगल भी है और सूर्य भी है। जिन 2 घरों का ये मालिक है वो हैं 9वां और 12वां। तो एक योग की चर्चा करते हैं जो यहाँ पे बन रहा है। देखिए कितना बढ़िया योग बना, उसका नाम है काहल योग। ये पहले भी मैं आपको अभी बता चुका हूं। पर काहल योग कब बनता है? जब चौथे भाव और 9वें भाव के स्वामी
परस्पर एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। चौथा भाव क्या हुआ, मकर राशि, जिसके शनि वहीं बैठे हैं। और नौवां भाव हुआ इसका बुध, क्योंकि वहां पे मिथुन राशि है जो लगन में बैठा है। दोनों एक दूसरे से परस्पर केंद्र में, इसलिए क्या बना कि ये एक योग का निर्माण हुआ जिसे काहल योग कहते हैं। इसमें नियम यह है कि शुक्र को जो लगन है उसे थोड़ा बलवान होना चाहिए था। यहां अधिक बलवान स्थिति नहीं है शुक्र की, फिर भी योग का निर्माण हुआ और इस योग में बुध का सीधे सीधे रोल है। तो ये योग बहुत अच्छा योग होता है अगर अच्छे से बनता है और आपकी कुंडली में अच्छे से बना हुआ है तो ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला समझा जाता है, तरक्की देने वाला और राजनीति में खासतौर पर बहुत ऊंचाइयां देने वाला समझा जाता है। अब एक खराब योग का भी निर्माण हो रहा है, उसका नाम है दुर्योग। दुर्योग का मतलब क्या होता है कि जब छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी यानी त्रिक भाव के स्वामी लगन में आते हैं तो इसे दुर्योग कहते हैं। अब ये किस स्थान में हो रहा है कि ध्यान देंगे तो बुध यहाँ पर 12वें घर का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी होकर के बुध कहाँ बैठा, लगन में, तो ये दुर्योग बना। इसे लग्न दोष भी कुछ हद तक समझा जा सकता है कि ये यानी लग्नेश अगर इनमें जाए या लगन में छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी जाएं तो ये परिस्थितियों को खराब करते हैं, उस भाव को बिगाड़ते हैं जिस भाव में वो जाते हैं। तो इस लिहाज से एक योग अच्छा बना, एक योग खराब बना। एक और योग है जिसे हम केंद्र त्रिकोण योग कहते हैं, वो है 7वें और 9वें भाव के स्वामियों के तालमेल पे। ध्यान दीजिए 7वें भाव का जो स्टार है उसका नाम है मेष, मेष का स्वामी है मंगल और 9वें घर का स्वामी है बुध। मंगल और बुध दोनों ही एक साथ एक ही भाव में बैठे हैं तो ये युति कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण की युति, वो भी लगन में। तो ये योग यहां पर बहुत अच्छा बना। तो एक केंद्र त्रिकोण योग बना जो बहुत अच्छा है, एक काहल योग बना जो बहुत अच्छा है, पर एक दुर्योग बना जो अच्छा नहीं है। लेकिन एक ऑन दी होल अगर देखा जाए तो ये जो परिस्थितियां हैं वो फेवरेबल है, इसमें कोई बहुत खराब स्थिति यहाँ पे नहीं बनती है। तो तुला के लिए नियर अबाउट लमसम ये स्थितियां अच्छी हैं और वैसे भी एक तरह से भाग्य भाव का स्वामी भी लगन में जाए तो ये भी प्लस पॉइंट है। तो इनके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट आने के, अच्छे रिजल्ट आने के, तालमेल होने के किस किस फील्ड में आ सकते हैं। आपके खर्चे थोड़े कम हो, थोड़ी सी सेहत खराब हो सकती है, खर्चे थोड़े से एक्स्ट्रा खर्चे कम होंगे, स्वास्थ्य पर थोड़े हो सकते हैं, भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है, पिता की तरफ से आशीर्वाद और सहयोग मिल सकता है। और 9वां घर पंचम से पंचम है तो संतान से सहयोग मिल सकता है, संतान के कारण भी आपको सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो वृश्चिक लगन की स्थिति क्या है कि यहां पर वो 2 घरों के स्वामी हैं, एक 8वें घर के और एक 11वें घर के, फिर से त्रिषडाय और त्रिक भावों के स्वामी हो गए। तो यहां ये अच्छे नहीं हैं और प्लेसमेंट भी इनका कहां है, 12वें घर में। तो एक योग होता है जिसे हम लोग कहते हैं सरल योग। अष्टम भाव का स्वामी अगर छठे या 12वें घर में जाए तो सरल योग का निर्माण हो जाता है। इसमें धन संग्रह का मौका मिलता है, कमाने का मौका मिलता है, यात्राओं का मौका मिलता है, अचानक धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। इस तरीके के कई सारे लाभ देखने में आ सकते हैं। पर इसमें एक दरिद्र योग का भी निर्माण हो रहा है और वो दरिद्र योग का निर्माण है कि लग्न का स्वामी 12वें घर में, ये दरिद्र योग है मंगल, अगर आप ध्यान देंगे तो। और इसमें एक और दरिद्र योग का निर्माण हो रहा है, वो है एकादश का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी 12वें घर में चला गया। तो 2 यहां पर ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें लग्न थोड़ी कमजोर हो गई, इनकम के घर का स्वामी जो हमारा एकादश भाव का स्वामी है जिसको हम दुर्योग कह रहे हैं, छठे, 8वें, 12वें जाने के कारण वो एक खराब स्थिति मेंटेन करता है। तो ये बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं है। तो वृश्चिक के लिए प्लेसमेंट के हिसाब से 12वां घर अच्छा नहीं, केवल एक सरल योग बन रहा है, इसके अलावा यहाँ कोई बहुत अधिक लाभ होता हुआ नहीं दिखता है, जिसका फायदा आपको थोड़ी बहुत धन संग्रह, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के मौके से मिल सकता है। धनु की चर्चा करते हैं। धनु लगन के लिए 2 केंद्रों का स्वामी है, 7वें घर और 10वें घर का ये स्वामी है। यहां भी शंख योग का निर्माण हो रहा है। शंख योग का निर्माण की डेफिनेशन फिर से क्लियर कर देता हूं। जब लग्न और दशम भाव के स्वामी दोनों किस चर राशि में, तो यहां लगन के स्वामी है बुध जो बैठे हैं मकर राशि में, मकर राशि में बैठ के हो गए वो चर के। दशम भाव के स्वामी है बुध, बुध बैठे हैं तुला राशि में, वो भी है चर। तो इस हिसाब से ये एक शंख योग का निर्माण हुआ। इसमें एक शर्त ये भी होती है कि लगन बलवान होनी चाहिए। यहाँ लगन बहुत बलवान नहीं है, इसलिए शंख योग का निर्माण होने के बाद भी बहुत अधिक फल प्राप्त होने की संभावना नहीं है। यहाँ 2 केंद्र त्रिकोण योग बन रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला बन रहा है 7वें और 9वें घर के बीच में। 7वां घर मिथुन राशि बुध, 9वां घर
सिंह राशि सूर्य, बुध और सूर्य दोनों एक साथ एकादश भाव में बैठे तो ये केंद्र त्रिकोण योग बना। एक और केंद्र त्रिकोण योग है, वो है 5वें और 10वें के बीच में। 5वें घर के अंदर क्या बन रहा है, 5वें भाव में उसकी स्थिति आ रही है मेष राशि होने के कारण मंगल की, और 10वें भाव में जो उसका बन रहा है वो है बुध। तो मंगल और बुध भी एक साथ, इनकी युति भी एक साथ 11वें भाव में। तो ये दोनों योगों की स्थिति बहुत अच्छी यहां पर बन रही है। बुध से ये दो बड़े अच्छे योग बन रहे हैं केंद्र त्रिकोण, वो मैंने आपको डिटेल में बताया। इसके अलावा एक और जबरदस्त योग बन रहा है जो और किसी भी लगन में नहीं बन रहा, उसे कहते हैं धर्म अधिकारी योग। अधिकार भी होना चाहिए और धर्म भी होना चाहिए। तो धर्म और अधिकार दोनों कैसे, 9वें और 10वें का योग कर दीजिए। 9वें घर का स्वामी क्या हुआ, बुध। 10वें घर का स्वामी क्या हुआ, यहां पर जो स्थिति आएगी वो बुध और सूर्य। सूर्य 9वें घर के, 10वें घर के बुध, सूर्य बुध का योग एक साथ हो गया। बुध आदित्य योग भी बना, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस योग का नाम जब 9वें और 10वें घर के स्वामी एक साथ हों और अच्छे घर में हो, 6ठे 8वें 12वें ना हो, तो ये धर्म अधिकारी योग बना। कुल मिलाकर यहाँ कमी ले देके इतनी सी रह जाती है कि लगन थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। अन्यथा यहाँ पर शंख योग भी बना, इसके बाद यहाँ पर आपका 2 केंद्र त्रिकोण योग भी बने और धर्माधिकारी योग भी बना। धनु लगन के लिए लमसम बहुत अच्छा है। विवाह के हिसाब से, रोजमर्रा की आमदनी के हिसाब से, धन के हिसाब से, ससुराल वालों के साथ तालमेल के हिसाब से, उनके सहयोग से धन कमाने के अवसर के हिसाब से, जीवन स्तर के हिसाब से, पिता के आशीर्वाद के हिसाब से, हर लिहाज ये स्थितियां अच्छी हैं। यहाँ पे कोई खराबी नहीं है। धनु के लिए गोचर बिल्कुल बढ़िया है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में 6ठे घर के स्वामी हैं और 9वें घर के स्वामी। एक घर खराब है, एक घर अच्छा है, पर ऑन दी होल अच्छा गिना जाएगा क्योंकि 9वें घर के भी स्वामी और प्लेसमेंट है केंद्र 10वें भाव में, तो प्लेसमेंट भी अच्छा हो गया। एक भाव के अच्छे स्वामी ऑन दी होल कारक भी हो गए। अब इसमें देखिए ध्यान की क्या है, एक योग बन रहा है जिसका नाम है अमला योग। अमला योग कैसे बनता है कि जब लग्न से 10वें भाव में शुभ ग्रह हो तो ये योग बनता है। बिल्कुल सिंपल सा साधारण से हो गया अमला योग, लगन से 10वें भाव में शुभ ग्रह। शुभ ग्रह कौन सा हुआ, बुध, जो लगन से मित्र राशि में बैठा 10। अमला योग शुभ फल देने वाला है, आनंद देने वाला है, भाग्य को बढ़ाने वाला है। फिर एक और योग का निर्माण हो रहा है, उसका नाम है काहल योग। जब 4थे और 9वें भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे से केंद्र में होते हैं और लग्न बलवान होती है। लगन का स्वामी शनि लगन में ही बलवान है। 4थे घर का स्वामी है मंगल, 9वें घर के स्वामी है बुध। मंगल और बुध दोनों एक साथ एक ही घर में बैठे, तो ये काहल योग का भी निर्माण यहाँ पर पूरी तरह होता है। ये बड़ा अच्छा धन देने वाला, रुतबा देने वाला, मान सम्मान देने वाला, राजनीति में एक पकड़ और एक अच्छा दखल, एक लेवल मेंटेन करवाने वाला है। यहाँ कोई खराबी की बात नहीं है। एक और योग बनता है जिसे हम केंद्र त्रिकोण योग कहते हैं। 4थे और 9वें भाव के बीच में अगर इनकी युति होती हो, देखिए जब हम पहले 4थे और 9वां भाव पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे उसका नाम काहल योग, तब उसमें परस्पर एक दूसरे से केंद्र शब्द भी था कंडीशन। लेकिन जब 4थे और 9वें के स्वामी एक साथ कहीं भी बैठ जाएं, ठीक है जी, युति कर लें, तो ये योग बन जाता है जिसे केंद्र त्रिकोण योग कहते हैं। अमला योग भी बहुत अच्छा है, काहल योग भी बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण योग भी अच्छा है। भाग्य का स्वामी है और 10वें भाव में बैठता है, कहीं कोई भी खराबी नहीं है। भाग्य के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से यहाँ सारी स्थितियां अच्छी हैं। वो 6ठे भाव का प्रभाव कम देगा, 9वें भाव का प्रभाव अधिक देगा। तो मेरी मत से जितनी मैं समझ रखता हूं, मकर वालों के लिए गोचर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में 2 केंद्र त्रिकोण योग बन रहे हैं बस। अब कुंभ लगन के लिए स्थिति क्या है कि वो 5वें और 8वें घर का स्वामी है। पंचमेश होने के कारण शुभ हो गया, इसलिए उस पर अष्टमेश का उतना दोष अब नहीं रहेगा, वो पंचमेश गिना जाएगा। और अब पंचमेश यानी त्रिकोण का स्वामी होकर एक दूसरे त्रिकोण में बैठता है, तो लमसम उसका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पे ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं दिखती। अब देखिए एक केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है जब 5वें और 7वें के स्वामी एक साथ बैठे, तो केंद्र और त्रिकोण को जोड़ रहा है। इसे धन योग भी कहते हैं क्योंकि जो केंद्र हैं वो विष्णु जी के हैं और त्रिकोण है वो लक्ष्मी जी के हैं। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो ये लक्ष्मी योग बनता है, धन योग बनता है। तो आप जानते हैं, लेकिन साधारण तौर पर इसे हम केंद्र त्रिकोण योग ही कहते हैं।
अब 5वें घर के स्वामी कौन है? बुध। 7वें घर के स्वामी कौन है? सिंह राशि के कारण सूर्य। सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे। 9वें घर में प्लेसमेंट भी अच्छा है और लगन के स्वामी की स्थिति भी लमसम ठीक है क्योंकि वो स्वग्रही है। तो ये केंद्र त्रिकोण योग बहुत सुंदर बन गया। दूसरा केंद्र त्रिकोण योग बनता है 5वें भाव और दशम भाव के बीच में। 5वें भाव के स्वामी क्या हैं? 5वें भाव के स्वामी हैं बुध। दशम भाव के स्वामी है मंगल और बुध और मंगल भी एक साथ बैठे हैं। तो कुंभ लगन के लिए ये दो अच्छे योग भी बन रहे हैं जो बुध के कारण ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। धन संग्रह के अवसर मिलेंगे, यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं, घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, पढ़ाई लिखाई का, ज्ञान का, बुद्धि का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी इसमें फायदा देखने में आ सकता है। यानी आपके बच्चों की अपनी एजुकेशन भी संतान के भाव से, संतान से मिलने वाले सुखों की वृद्धि, आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब हमें संतान से सुख मिलेगा तो किस तरीके का सुख? सिर्फ संतान पैदा होने का नहीं, अगर हमारी उम्र ज्यादा है, बच्चे बड़े हैं, तो हमें बच्चों से, उनकी पढ़ाई लिखाई से, उनके कैरियर से, ऑन दी होल संतान से सुख प्राप्त होने का योग बनता है। ये अच्छी स्थिति यहां पर एक बनकर रखा रही। 5वां घर हमारे डाइजेशन को भी देखता है तो उसकी स्थितियां भी ठीक रहेंगी। 5वां घर हमारे सही मौके पे सही डिसीजन, हमारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन को देखता है तो वो भी ठीक रहेगा। तो कुंभ के लिए यहाँ लगभग बहुत अच्छी स्थिति है, कोई ऐसी खराब चिंता की बात नहीं है, ये शुभ रहने वाला है, ये गोचर का प्रभाव अच्छा ही प्राप्त होगा। आखिरी लगन आ जाती है हमारी मीन लगन। मीन लगन में 4 योग बनते हैं और कम से कम 2 ऐसे योग बनते हैं जो अभी तक बने ही नहीं किसी की लगन में, ये विशेष बनेंगे, ध्यान दीजिए और उसका मजा लीजिए। पहला उसका नाम है कुहू योग। अब ये कुहू योग का अर्थ क्या होता है कि जब चौथे भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें चला जाए। चौथा भाव कौन सा है यहाँ पे? मिथुन। मिथुन का स्वामी कहाँ चला गया? 8वें घर। तो चौथे भाव का स्वामी जब 6, 8, 12 में चला जाए, इसे कहते हैं सुखहीन योग। कुहू योग का वास्तविक अर्थ यह है सुखों की लोप हो जाना, सुख खत्म हो जाना, सुख का मर जाना। तो चौथा घर सुख का स्वामी, उसी के घर का स्वामी अगर मर जाएगा, मृत्यु के घर में जाएगा, तो सुख कैसे प्राप्त होंगे? इस कड़वे योग का नाम है कुहू योग। एक और बुरा योग है, उसका नाम है दुष्कृति योग। यह है कि जब सप्तम भाव का स्वामी 8वें घर में जाता है तो ये योग का निर्माण होता है। अब 7वां घर वैवाहिक जीवन है, ससुराल से तालमेल है, दशम भाव से, दशम भाव के कारण हमारी रोजमर्रा की आमदनी, हमारी इनकम, हमारा व्यवहार, और लगन से सप्तम भाव है और सप्तम से सप्तम गिनेंगे तो ये लगन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित, तो हमारी सेहत, व्यक्तित्व, हमारी इमेज, हमारी रोजमर्रा की आमदनी, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारे सुख। अब सुख क्यों कहा? चौथे भाव से चौथा भी है, तो इतनी सारी स्थितियों को ये एक साथ खराब कर रहा है अष्टम भाव में जाके। तो ये दोनों ही अत्यधिक खराब योग यहां पर भी बने हैं जिसका नुकसान होगा। अब आता है 2 केंद्र त्रिकोण योग भी बन रहे हैं। पहले का नाम है 7वें और 9वें घर का स्वामी। 7वां घर केंद्र, 9वां हमारा त्रिकोण। 7वें का स्वामी बुध, 9वें का स्वामी मंगल। बुध मंगल की युति अष्टम भाव। तो केंद्र त्रिकोण योग तो बना, पर यह भी बहुत खराब स्थिति में बना है, ये भी नुकसान देने वाला है, यानी भाग्य को कम करने वाला, वैवाहिक जीवन को तनाव देने वाला बना। दूसरा है चौथे और 9वें भाव के स्वामियों का एक साथ होना। चौथा भाव जो है मिथुन और 9वां भाव आया मंगल, बुध और मंगल भी एक साथ हैं, ये भी एकदम खराब स्थिति है। तो ये दोनों योग जो 2 केंद्र त्रिकोण योग बने, दुष्कृति योग बना और कुहू योग बना, चारों ही अधिक खराब बने, प्लेसमेंट के हिसाब से भी खराब है। क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं हम इससे? इसका रिजल्ट ये निकाला जा सकता है कि मीन लगन के लिए निश्चित रूप से ये बेहद खराब योग है, इसका कोई लाभ नहीं होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव देखने में आ सकते हैं। अगर आपकी शादी अभी पक्की है तो वो टूट सकती है, कुछ बहाने ऐसे लग सकते हैं, उसमें डिले हो सकता है। आपकी रोजमर्रा की आमदनी डिस्टर्ब देखने में आ सकती है। अष्टम भाव में बुध होने पर कभी कभी ऐसा देखने में आता है पथरी की शिकायत, यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत होना, कमर दर्द की दिक्कतें देखने में आना, जिसे हम डिस्क प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी भी एक संभावना यहाँ पर पैदा होती है। तो काफी खराब स्थिति, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मीन लगन के लिए पूरी तरीके से खराब है, बुरा है, अच्छा फल नहीं देगा। सभी लग्नों के ऊपर एक नए तरीके से चर्चा करी कि वो उसकी स्थितियां तो हैं ही जो मैंने बयान करनी थी, पर कौन कौन से योग बने, किस तरह बने और वो कैसे प्रभाव करते हैं, इसकी चर्चा भी मैंने की। मुझे उम्मीद है ये नया प्रयोग आपको पसंद आया होगा। जो कुछ नया थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं उनके लिए भी एक सीखने को कुछ ना कुछ छोटी मोटी नई बातें जरूर मिलेंगी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए, हमसे अपना तालमेल और प्रेम बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपका और मेरा प्रेम, लगाव, संबंध और बढ़े।
अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ निश्चित शुल्क है जो आपको मुझे देना होगा। आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, आगे की सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि कैसे आप संपर्क करेंगे और कितनी फीस आपको देनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।